हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग जीके से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि 30 क्वेश्चन का होगा और इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के स्थापना किए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ऑप्शन बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण के समय महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। और इनके साथ एक एस.टी. मेनन थे, वो भी भारत के एकीकरण में साथ दिए थे। एम.एन. जोशी की बात करें तो एम.एन. जोशी को भारत में ट्रेड यूनियन के जन्मदाता भी कहा जाता है, ट्रेड यूनियन का जन्मदाता, क्योंकि 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के स्थापना एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो शक संवत जो था 78 ईसा पूर्व जो था कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। वहीं 58 ईसा पूर्व की बात करें तो विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, जो कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा के द्वारा किया गया था शकों के विजय के उपलक्ष्य में। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, शकों के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया गया? तो विक्रम संवत चलाया गया। और उस समय जब शकों के विजय के उपलक्ष्य में शक संवत चलाएं, उसके बाद उन्होंने एक उपाधि धारण किया जिसका नाम था विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य उपाधि जो था उसके बाद से बहुत फेमस हो गया। और भारतीय इतिहास में टोटल 14 शासक ऐसा थे, 14 शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगर इसमें पूछता है सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन था, तो सबसे विख्यात विक्रमादित्य जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। 319-20 की बात करें तो गुप्त संवत कब चलाया गया? तो 319-20 किसके द्वारा चलाया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। जब गद्दी पर बैठने से पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त संवत लाए थे और गद्दी पे उन्होंने 322 ईस्वी में बैठे थे। 626 ईस्वी जो था हिजरी संवत, 626 ईस्वी हिजरी संवत चलाया गया था। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए यात्रा पर निकले थे, उस समय को हिजरी संवत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जो था जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अगर पूछेगा प्रथम अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जो था 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक था। 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल था। और सर टॉमस रो हो गया कैप्टन्स, ये दोनों जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित किया गया था। और यह जो था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर ऑप्शन बी की बात करें 11 दिसंबर 1946, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र को कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। वहीं 13 दिसंबर 1946 की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो कि जे.एल. नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जे.एल. नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था।
24 जनवरी 1950 की बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछेगा कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे देखिए, एक राजनीतिक दल को विपक्ष में रखा जा सकता है जब वह कम से कम कितना प्राप्त किया हो, कम से कम कितना प्राप्त किया हो, यानी कितना सीट उसके लिए लाना अनिवार्य है, तो उसके लिए 10% सीट जो है लाएगा, तभी वह विपक्ष में बैठने लायक होगा। यानी विपक्ष में बैठने के लिए 10% सीट आवश्यक है। वहीं अगर कुल मंत्रियों की संख्या बात करें तो कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह एक 91 संविधान संशोधन जो था उसमें कहा गया, उसमें संशोधित करके कहा गया कि मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय जो है द हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने अंग होते हैं? तो टोटल 6 अंग होते हैं, और 6 में से 5 जो है उसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही है, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही एक ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय जो है अमेरिका के बाहर यानी द हेग में स्थित है। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मसालाओं के उत्पादन में यानी मसालाओं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा राज्य कौन करता है मसाला का उत्पादन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। वहीं केरला की बात करें तो केरला को स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है, यानी मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। जबकि प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केपी नहर किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को मुकदमे के बिना कितनी अवधि तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसके तहत 3 महीने तक किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी को बाघा जनित के रूप में जाना जाता है? यानी कौन से स्वतंत्रता सेनानी को बाघा जनित के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जतीन्द्र नाथ सन्याल। नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का संबंध वेस्ट बंगाल से था और इनको जनित बाघा के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ को किस में रखा जाता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ को जो है शीशे की पात्र में रखा जाता है। चूँकि उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें हमेशा एक्टिव रहता है, उत्सर्जित होते रहता है, इसलिए इसको शीशे की पात्र में रखा जाता है। और लोहे की पात्र में किसको रखा जाता है? तो लोहे की पात्र में पारा को रखा जाता है, पारा को लोहे की पात्र में रखा जाता है। वहीं पानी के अंदर में किसको रखा जाता है? तो पानी के अंदर में सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है, फास्फोरस को पानी के अंदर में रखा जाता है। और मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पेट्रोल में टेट्रालेड इथाइल क्यों मिलाया जाता है? पेट्रोल में टेट्रालेड इथाइल क्यों मिलाया जाता है? तो उसके एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि करने के लिए मिलाया जाता है, एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि करने के लिए मिलाया जाता है। अब पेट्रोल का गुणवत्ता हमको किससे प्राप्त होता है? तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है, जबकि सीटेन नंबर से डीजल की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है, याद रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल जो कि हल्दिया में पड़ता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दिया जो है ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रेखीय अणु है? यानी उसका ज्यामितीय आकार जो है एक रेखीय होनी चाहिए। तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड,
इसका ज्यामितीय आकार एसओटी होता है, यानी रेखीय होता है। तो रेखीय होता है इसलिए इस पे बनता है 180 डिग्री का एंगल। तो इसमें पूछता भी है कि CO2 का बंधन कोण कितना होता है। तो CO2 का बंधन कोण 180 डिग्री होता है, चूँकि CO2 एक रेखीय अणु है इसलिए। अगर CH4 की बात करें तो CH4 जो है चतुष्फलकीय होता है और इसका बंधन 109 डिग्री होता है। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है कोणीय होता है। हाइड्रोजन एक इसका ज्यामितीय आकार जो है कोणीय होता है। हाइड्रोजन बन का जो बंधन बनता है वह 105 डिग्री। पूछता है कभी कभी कि हाइड्रोजन के बीच बंधन कोण कितना होता है, तो 105 डिग्री का होता है और इसका ज्यामितीय आकार कोणीय होता है। चूँकि इसमें पूछा था रेखीय किसका होता है, तो रेखीय CO2 का होता है जो कि बंधन कोण बनाता है 180 डिग्री। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्याख्या अनुच्छेद कितने में मिलता है। तो यह जो है आर्टिकल 39 में मिलता है। आर्टिकल 39 के क, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था आर्टिकल 39 के क में मिलता है। वहीं अगर आर्टिकल 39 के ग की बात करें तो इसमें धन का समान वितरण की चर्चा की गई है। धन का समान वितरण की चर्चा किसमें की गई है, 39 के ग में। वहीं 43 की बात करें, आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन के बारे में चर्चा की गई है। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन किसमें है, तो 43 में। वहीं 41 की बात करें तो काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में चर्चा किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया। इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें 1994, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1994 में किया गया था। वहीं 1896 की बात करें तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक जो था शुरुआत किया गया था, यानी शुरुआत 1996 से हुआ। प्रथम ओलंपिक प्रतियोगिता 1896 में हुआ और दूसरा जो था 4 साल के बाद हुआ, यानी 1900 ईस्वी में हुआ। दूसरा 1900 ईस्वी में हुआ और इसमें ही प्रथम बार महिलाओं को भागीदारी दिया गया था, यानी महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी में दूसरा ओलंपिक से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखरण में दूसरा परमाणु विस्फोट जो था कब किया गया था। दूसरा परमाणु विस्फोट पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा है। तो दूसरा जो था 11 से 13 मई 1998 में किया गया था और उस समय इसका कोड जो था, इसका कोड दिया गया था शक्ति 98। और यह परीक्षण जो था पोखरण में किया गया था। पहला दूसरा दोनों परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। दूसरा परीक्षण जो था अटल जी के समय में किया गया था। वहीं 18 मई 1974 की बात करें तो उस समय पहला परीक्षण किया गया था। पोखरण में पहला परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था और इसका जो कोडिंग था अस्माइल बुद्धा था। एग्जाम में पूछता है कि परमाणु पोखरण में जो परमाणु हुआ पहली बार उसका कोडिंग क्या था, तो उसका अस्माइल बुद्धा था। जबकि दूसरी बार जो हुआ 11 से 13 मई 1998 को, उसमें कोडिंग था शक्ति 98। वहीं अगर 19 जून 1981 की बात करें तो उस दिन जो था एप्पल, जो कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह था, छोड़ा गया था। और 97 में जो था कलपक्कम जो तमिलनाडु में है ताप विद्युत केंद्र, उसका शुरुआत किया गया था। तो इस तरह इसका आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, 11 से 13 मई 1998। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है। सिंधु सभ्यता में सबसे पश्चिमी कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता जो था त्रिभुजाकार की आकृति में था। त्रिभुजाकार की आकृति में था और इसका सबसे पश्चिमी जो था ये सुतका गेंडोर था। सुतका गेंडोर जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है और यह दसाक नदी के किनारे था, दसाक नदी के किनारे। वहीं आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो था सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी भाग था, जो कि यूपी के मेरठ के आसपास पड़ता है। यूपी के मेरठ और हिंडन नदी के किनारे था। कभी कभी नदी पूछ लेता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। यहीं मांदा की बात करें तो मांदा सबसे उत्तरी भाग था, जो कि जम्मू कश्मीर में था।
मांदा जो था जम्मू कश्मीर में था और कौन से नदी के किनारे था, तो चिनाब नदी के किनारे था। वहीं दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद सबसे दक्षिणी भाग यानी साउथर्न भाग जो था दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे था। इस तरह दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे था और मांदा जो था चिनाब नदी के किनारे था। वहीं सुतगा गेंडोर जो था दसाक नदी के किनारे था और आलमगीरपुर जो था मेरठ में यानी हिंडन नदी के किनारे था। और इसका आकृति जो था सिंधु सभ्यता की आकृति, तो यह ट्रायंगल त्रिभुजाकार का था। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब किस शासक के समकालीन थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। नेक्स्ट, आरवीडू वंश के संस्थापक कौन था? आरवीडू वंश जो है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश था, 4 वंश, संगम वंश था, तुलुब वंश था, सुलूब वंश था और आरवीडू वंश था। तो इसमें पूछा है आरवीडू वंश के संस्थापक कौन था? तो आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल था। अगर पूछता संगम वंश के संस्थापक कौन था, तो संगम वंश के संस्थापक हो जाता हरिहर एवं बुक्का हो जाता। अगर तुलुब वंश का संस्थापक पूछता तो वीर नरसिंह हो जाता, तुलुब वंश। वहीं अगर सुलूब वंश के संस्थापक पूछता तो नरसिंह सुलूब हो जाता, इसका सही आंसर। इसलिए इसमें पूछा था आरवीडू वंश, तो तिरुमल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो वोल्टीय सेल का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 होता है। वोल्टीय सेल कहे या डेनियल सेल कहे, दोनों का विद्युत वाहक बल जो है 1.08 होता है। अगर लोकलांसी सेल कहे या सुख सेल कहे तो उसका जो वोल्टीय सेल होता है 1.46 होता है। वहीं 2.2 जो है सीसा संचायक बैटरी में होता है और निकेल फेरस का जो सेल बनता है उसमें वोल्टीय सेल 1.35 आता है। 23 नंबर की बात करें, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया हो गया। और कनाडा की बात करें तो वहाँ विक्टोरिया द्वीप है, विक्टोरिया द्वीप। अगर पूछेगा विक्टोरिया द्वीप कहाँ है, तो विक्टोरिया द्वीप जो है कनाडा में स्थित है। वहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है, सबका नाम जो विक्टोरिया पर रखा गया है, यानी अफ्रीका में विक्टोरिया लेक है। वहीं कनाडा में विक्टोरिया द्वीप है और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और न्यूजीलैंड में भी एक विक्टोरिया से संबंधित है जो कि विक्टोरिया फॉरेस्ट पार्क है। ये भी याद रखिए, विक्टोरिया फॉरेस्ट पार्क कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर में कह रहा है वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? तो विद्यमान जलवाष्प की मात्रा जो है निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है, निरपेक्ष आर्द्रता। अगर पूछता वायु में प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा के भार को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है विशिष्ट आर्द्रता। लेकिन यहाँ पूछा आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा क्या कहला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के किस भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है? अफ्रीका के किस भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका के पूर्वी भाग। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अगर यह रेफरेंस लेता लाल सागर के, तो लाल सागर के दक्षिणी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, यानी लाल सागर के दक्षिणी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका पड़ता है। जबकि अफ्रीका जो है, अफ्रीका के किस भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, तो सबसे पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया। ये सब देश को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन में कर रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था एला-सापल की संधि के तहत समाप्त किया गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगर पांडिचेरी संधि की बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था पांडिचेरी संधि के तहत समाप्त किया गया था।
वहीं पेरिस की संधि की बात करें तो पेरिस संधि जो था थर्ड कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध इसका आंसर हो जाएगा सी, एला सालप की संधि। मद्रास संधि की बात करें तो मद्रास संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसका समाप्ति मद्रास के संधि के तहत किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कौन सी नदी सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, यानी सर्वाधिक बार किस नदी को ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का चर्चा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। वहीं गंगा की बात करें तो गंगा को मात्र एक बार उसका चर्चा किया गया है। वहीं यमुना की बात करें तो यमुना को 3 बार इसका चर्चा किया गया है, यमुना नदी के बारे में। और वहीं सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र एवं सबसे महत्वपूर्ण नदी का दर्जा दिया गया है, यानी सबसे पवित्र नदी का चर्चा सरस्वती नदी को किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से हमें किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? पतंजलि, तो पतंजलि का जो महाभाष्य है इसके हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, शुंग वंश। वहीं मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य से भी प्राप्त होता है, या अष्टाध्यायी के जो पाणिनि थे उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराय हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है, यानी हड्डियों व दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों व दांतों में उपस्थित होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यह लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। अगर वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी जो बोले थे, यह बोले थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी कहा। वहीं डफरिन की बात करें तो डफरिन बोला था कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, यह डफरिन बोला था। जबकि अरविंद घोष बोला था क्या? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, यानी कांग्रेस जो है क्षय रोग से ग्रसित है, अरविंद घोष बोला था। चूँकि क्वेश्चन में पूछा था इसमें कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। इस तरह आज का सेट समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।